एंकर, बतौर एंकर कैसा लग रहा है, एक्टर से एंकर का सफर? बस साथ में बैठे एंकर बदलते जा रहे हैं लेकिन आप वहीं पे। हाँ, हम वहीं पे बैठे हुए लग रहे हैं, बाकी तो सब ठीक है। बट यस, आई मीन पहली बार एक ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है, अच्छा लग रहा है। इट्स गुड। एंड मुझे लग रहा है कि हम सब भी बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। धीरे आप धीरे हमारे मैं यूज टू हो जाऊंगा, फिर मजा आने लगेगा और मजा आने बिल्कुल। लगेगा। और यहाँ जो दर्शक बैठे हैं उनको बड़ा मजा आ रहा है, आई एम श्योर। तो तालियां होनी चाहिए। तालियों के साथ इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और सिमरप्रीत जी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। जेएस की तुलना में अगर बाकी इंस्टीट्यूट्स को हम देखें तो आपके पास बाकी इंस्टीट्यूट के मुकाबले कौन कौन सी सुविधाएं हैं? इसी के साथ मैं शुरुआत करूंगी, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति एक सपना देखता है तो सपने में और सपने के अंदर जान होनी चाहिए, परवाज जो है वो ऊंची होनी चाहिए। तो कैसे अलग है आपका संस्थान? थैंक यू मैम। मैं पहले भारत 24 को थैंक यू करना चाहता हूँ कि हमको इस मंच में बुलाया गया है। एंड तो जेएस ग्रुप जो हमारा ग्रुप है, मैं थर्ड जनरेशन इस ग्रुप में। मेरे दादाजी ने स्टार्ट किया था। उनका विजन वेरी क्लियर था। ही वांटेड टू हैव गिव एजुकेशन टू ऑल, बिकॉज उनको अपने बेटे के लिए एजुकेशन नहीं दे पाए थे, प्रॉपर स्कूल में एडमिशन नहीं करा पाए थे एज अ इमिग्रेंट कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान जी। तो ही थॉट कि नहीं, ये जो मेरे बेटे को फेस हुआ है बाकी किसी को बेटे को नहीं होना चाहिए। तो वही हमारा दादाजी का विजन था कि एजुकेशन फॉर ऑल। तो हमारे विजन, हम लोग पूरी फैमिली उसी विजन के पीछे भागी हुई है। और हमारे आज के डेट में पीजी मतलब प्ले ग्रुप से लेकर पीएचडी के सारे कोर्सेज अवेलेबल है, स्प्रेड अक्रॉस 156 कोर्सेज। इंजीनियरिंग बोलिए, मेडिकल बोलिए, लॉ, हॉस्पिटैलिटी, आयुर्वेदिक स्टार्ट होने वाला, वेटनरी स्टार्ट होने वाला। तो हम लोग सभी स्फीयर्स ऑफ लाइफ में है इन एजुकेशन में। एंड फोकस हमारा बहुत क्लियर रहा है कि वी हैव टू गिव टॉप क्वालिटी एजुकेशन। और हमारे जो बच्चे निकले हमारे कैंपस से, दे शुड बी रेडी फॉर अ कंट्री। तो विकसित भारत जो बोलते हैं वो कैंपस से स्टार्ट होगी। अगर हमारे स्टूडेंट्स हमारे दे आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अ कंट्री, दे आर नॉट fully ready, how will the India develop? जी। So that is a basic idea that we focus on. And जो हम लोग ट्राई करते हैं, we are not scared of experiment. हम लोग नया नया ट्राई करते हैं। टेक्नोलॉजी आप बोलेंगे, हम लोग 2016 से टेक्नोलॉजी के फेवर में है। जो कोविड के टाइम जो फ्लिप लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग की बात हो रही है, हम लोग 2016 से स्टार्ट कर दिए थे। तो जब कोविड आया तो हम लोग इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ, डायरेक्ट इम्पैक्ट, बिकॉज वी वर रेडी, इंफ्रास्ट्रक्चर वो रेडी। हमारे स्टूडियोज थे, एआई लैब्स थे, वर्चुअल रियलिटी लैब्स थे। सो वी ऑलवेज ट्राई टू डू, बिकॉज ईस्ट इंडिया में हम लोग रहते हैं तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज हमारे बेस्ट टैलेंट, बेस्ट रिसोर्सेज नहीं है। तो हम लोग ट्राई करते हैं टेक्नोलॉजी से कैसे वी रीच द मासेज, कैसे वी गिव क्वालिटी एजुकेशन। एंड नॉट जस्ट क्वालिटी, हैज टू बी वेरी गुड क्वालिटी एजुकेशन। वी डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन एजुकेशन। और हम लोग जो फोकस करते हैं ऑन अफोर्डेबिलिटी, बिकॉज वी फील एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, सबको डिप्राइव नहीं होना चाहिए। एंड कमिंग फ्रॉम आवर हिस्ट्री, वी वांट इट टू बी एक्सेसिबल टू ऑल। तो वी गिव स्कॉलरशिप देते हैं अलग अलग कैटेगरी, स्पोर्ट्स बोले या मेरिट बोलिए, आप कम्युनिटी वाइज देते हैं। तो बहुत सारा स्कॉलरशिप देते हैं ताकि किसी जिसको जो डिजर्व करता है उनको मिलना चाहिए। जी। आने वाले दिनों में अपने स्टूडेंट्स का क्या फ्यूचर देखते हैं? वी आर सीइंग दैट एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे एनईपी आने के बाद काफी चेंजेस आए एजुकेशन सेक्टर में। एंड तो गवर्नमेंट का फोकस ऑन एजुकेशन इंक्रीज आफ्टर एनईपी। आप बोलेंगे एआई बेस्ड एजुकेशन जो आ गया, टेक्नोलॉजी बेस्ड। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो वी फील है, स्किल्स को इंटीग्रेट कर लिया है, बिकॉज दैट वाज मिसिंग इन लॉट ऑफ एजुकेशन। स्किल्स पार्ट, टेक्निकल पार्ट सबको मालूम है, सॉफ्ट स्किल्स हो गए, एप्लीकेशन ओरिएंटेड जो एजुकेशन हो रही है, विच इज इंक्रीजिंग इन आवर कमिंग ईयर्स। And we are hoping that, we are not hoping, we are hopeful that the research innovation जो concept start हुआ इंडिया में, it will take India to the next level. China is only developed because the R&D is very good. And हम लोग very nascent state में इस matter में, and we are focused, the government is focused on R&D. डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बोला कि इस स्पेस में कितना R&D हो रहा है। एक एग्जाम्पल है ऐसे, बहुत सारे R&D हो रहे हैं, एंड इससे इंडिया विल डेवलप। हम लोग का फोकस भी और इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज एंड मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च में रहा है। डॉक्टर त्यागी भी इस समय हमारे साथ हैं। डॉक्टर त्यागी, विश्वविद्यालय की भूमिका बहुत ज्यादा अहम होती है, क्योंकि यही पढ़कर, यहीं से विकसित होकर के बच्चे आगे बढ़ते हैं। हमने सुना है कि आपका कोलैबोरेशंस भी है बहुत सारा, तो आपने कहाँ कोलैबोरेशंस किए और विश्वविद्यालय इसकी शुरुआत करने का, इसकी नींव रखने का ख्याल कैसा है? जो फ्यूचर है वो अकेले का नहीं है, फ्यूचर कोलैबोरेशंस का है, चाहे वो मीडिया के फील्ड में हो, चाहे एजुकेशन के फील्ड में हो। तो जो कोलैबोरेशंस में जाएंगे वो ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट दे पाएंगे। तो हमारा
कई सारे इंस्टीट्यूट्स के साथ में हमारे कोलैबोरेशंस हैं, जैसे नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट हैदराबाद, इंस्टीट्यूट ऑफ राइस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो बहुत सारे में हम ये मानते हैं कि जो फ्यूचर है और वर्तमान भी केवल एजुकेशन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एजुकेशन तो सभी देंगे। वो स्टूडेंट्स कामयाब हो पाएंगे जिनको एजुकेशन के साथ साथ एक्सपोजर भी मिलेगा। अगर एक्सपोजर नहीं है तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, पोटेंशियल होने के बावजूद भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए एक्सपोजर जरूरी है, इसलिए हम बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर काम करते हैं। तो क्या क्या पैकेज देते हैं आप अपने स्टूडेंट्स को? पैकेज हम नहीं देते, पैकेज तो कंपनीज देती हैं। और हम पैकेज अगर हमारे ये है कि हम पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस दे देते हैं कि एजुकेशन के साथ साथ हम, जैसा अभी हमारे साथी ने कहा कि साथ साथ स्किल की जरूरत पड़ती है एजुकेशन के साथ साथ, तो हम सॉफ्ट स्किल के साथ साथ हार्ड स्किल्स की भी जरूरत है। तो प्रैक्टिकल्स हम इतने ज्यादा कराते हैं, बहुत सारी कंपनीज में हम भेजते हैं, जैसे गॉट फार्मिंग का हो गया, हनी बी कीपिंग का हो गया, तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हम साथ साथ में कराते हैं। और पिछले दिनों में हमने लगभग 65 एंटरप्राइजेज डेवलप कराए हैं स्टूडेंट्स के साथ में, उन्होंने अपने काम शुरू किए हैं। तो हमें ये अच्छा लगता है कि स्टूडेंट्स जॉब की तरफ ना जाएं, वो जॉब सीकर ना बने बल्कि जॉब गिवर्स बने। तो ये हमारी कोशिश है कि वो अपने स्टार्टअप्स तैयार कर रहे हैं और अपने कोई ना कोई काम कर रहे हैं, और उसमें उनको इनकम के साथ साथ स्वाभिमान भी है। जो आज जॉब्स मिल भी रही हैं उनमें स्वाभिमान की थोड़ी कमी आ जाती है, तो स्वाभिमान बढ़ाने के लिए हम ये कोशिश करते हैं कि वो अपना कोई ना कोई स्टार्टअप करें। जी, राजेश जी यहाँ पर हमारे साथ बैठे हुए हैं, मिस्टर राजेश भारद्वाज। राजेश जी, दिव्यांग क्रिकेट में आपकी क्या भूमिका है? क्योंकि अभी तो हमने देखा है कि ओलंपिक का दौर चल रहा था और क्रिकेट प्लेयर्स भी हैं, ओलंपिक्स में जाने वाले अलग अलग खिलाड़ी भी हैं, और अभी अभी हमारे मंच पर अमन जी भी मौजूद थे। तो इसमें आपकी भूमिका क्या है? इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे आए आप? देखिए, मैं खाटू श्याम जी, जो आपने राजस्थान में एक नाम सुना होगा मंदिर का, बहुत फेमस टेम्पल है। तो जय शाह ने जनवरी 2024 में हमारे जो महाराज हैं खाटू श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान, उनको चीफ पैटर्न बनाया और मुझे कॉर्पोरेट की जिम्मेवारी दी। कॉर्पोरेट की जिम्मेवारी में मुझे सारी स्पॉन्सरशिप लेके आनी पड़ती है, CSR लेके आना पड़ता है। तो मैंने ये फील किया कि दिव्यांगों के लिए कोई आगे बढ़ के नहीं आ रहा, क्योंकि उस तरह की मेहनत हो ही नहीं रही थी। कॉर्पोरेट से जाके कोई मिले, उनके बारे में समझाए, क्योंकि एक दिव्यांग पहले अपने शरीर से लड़ता है और फिर गेम खेलता है, तो उसकी डबल मेहनत लगती है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल ऐसे दे सकता हूं कि इंग्लैंड की टीम जब अहमदाबाद आई तो हमने 3-2 से सीरीज जीती, बट हमारे सब लोगों का सपोर्ट इतना रहा, पूरी टीम, जैसे हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी रवि चौहान है, अभय प्रताप हैं, हम लोगों ने टीम वर्क किया। मैंने बहुत मेहनत की और मेरा पहला टास्क था, मैंने वहाँ पे फिनोलेक्स, जेपी ग्रुप, सूर्या रोशनी, बड़े बड़े कॉर्पोरेट को लाके वो फैसिलिटी दिलाई जो विराट कोहली को फैसिलिटी मिलती है। वही 5 स्टार होटल दिव्यांगों को मिला, वही बॉल मिली, वही बैट मिला, वही बस मिली, वही फूड मिला। तो उन बच्चों की आंखों में, और वही स्टेडियम मिला, नरेंद्र भाई स्टेडियम जो अहमदाबाद के अंदर है। तो वो जो फैसिलिटी मिली, जो बच्चों के आंखों में आंसू आए मैच खेलते समय, वो जो हमें अनुभव हुआ, आज उसको देखते हुए मैं सोचता हूं कि देश में मेरी ख्याल से मैं पिछले 2025 तक कम से कम 250 कॉर्पोरेट से मिल चुका हूँगा, और इन बच्चों के लिए जितनी भी मेहनत हो सकती है वो करूँगा। ये हम लोगों का, और हमारे जितने भी श्याम प्रेमी डिवोटी हैं हिंदुस्तान में, वो सब आगे बढ़ के आ रहे हैं और इसमें सब अपना सहयोग दे रहे हैं।
और हमारी कोशिश है कि हर जगह, अभी ग्रेटर नोएडा भी टूर्नामेंट हुआ था, श्रीलंका की व्हीलचेयर टीम आई थी, उसके अंदर एपीएल स्टील ट्यूब है, उसके ओनर हैं संजय गुप्ता। उन्हें बोले राजेश जी आपको जो चाहिए मेरी कंपनी से आप सपोर्ट लीजिए। आप लोग भड़ के आ रहे हैं पर उनके पास कोई पहुंचे तो आज तक कोई पहुंचा नहीं था जी। और हमारा मकसद यही है कि इन बच्चों को अच्छे से अच्छी फैसिलिटी मिले। तो आप कैसे आए सर इस दिव्यांग सर क्रिकेट मेरा के क्षेत्र सफर में? बहुत लंबा सफर है। मैं 40 साल से बिजनेस में हूँ। मैं साइकिल से 1984 में ग्वालियर में घर ढूंढता था किराए से, जहाँ 49 टेम्परेचर रहता था दिन में, और मैं अपनी साइकिल बाहर रख के पैंट और शर्ट उतार के जमीन पे अखबार बिछा के पंखे के नीचे सो जाता था, फिर उठता था, फिर घर देखने जाता था कि इस पे टू लेट लिखा है। कि 84-85 में वहां पे जब इंडस्ट्रीज आई थी मालनपुर बामोन इंडस्ट्रियल एरिया में, तो सबको घर दिलाता था। एक एक को घर दिलाना एक बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि उस समय फोन भी नहीं होते थे। अगर किसी को सुबह चाबी के लिए जाना है, चाबी आप बोल के आओ कि आज शाम को घर देखने आ रहे हैं, फिर अगर वो नहीं आए तो उनको बोलने जाओ, वो आ नहीं रहे। तो इतना टास्क था। बड़ी मेहनत करके धीरे धीरे मैं यहाँ नोएडा पहुंचा 2006 में। आज मैं नोएडा में बिजनेस कर रहा हूँ और खाटू श्याम जी की सेवा कर रहा हूँ। सभी खाटू श्याम जी में जितने भी लोग पॉलिटिशियन जाते हैं दर्शन करने के लिए या अधिकारी जाते हैं, मैं उनकी पूर्ण रूप से सेवा व्यवस्था करता हूँ और मैं उनको दर्शन कराता हूँ। और मुझे कोई भी जरा सी भी दिमाग में टेंशन नहीं रहती कि वो मुझे 4 बजे भी सुबह फोन करेंगे तो मेरा 4 बजे भी फोन उठता है। तो उनकी मेरे ऊपर बहुत बड़ी आशीर्वाद है कि ये जो मुझे पोस्ट मिली है मैं इसको पूर्ण रूप से निभाऊंगा। और इसीलिए कहते हैं कि जो सफर होता है वो मंजिल से ज्यादा खूबसूरत होता है। सिमरप्रीत जी, अगला सवाल आपसे है। हम देख रहे हैं कि दिस वर्ल्ड इज गेटिंग कॉम्पिटिटिव डे बाय डे, एंड आपको क्या लगता है पाठ्यक्रम में क्या बदलाव होने चाहिए जिससे हमारे जो बच्चे हैं वो और कॉम्पिटिटिव लेवल पे पहुंचे? सबसे पहले जो एनईपी लागू हुआ है उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टिल लेफ्ट इन मेनी एस्पेक्ट ऑफ आवर सेक्टर। पॉलिसी आ गई है बट इम्प्लीमेंटेशन ऑन द ग्राउंड इज लेफ्ट। तो आई विल रिक्वेस्ट कि अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की सारे स्पीयर्स अगर इम्प्लीमेंट हो गए, then Indian student can be on global level, can be easily in a global level. We Indians are already doing good in global level, but not all region combined. So NEP का सबसे पहले implementation is very important. Secondly, we require more hands-on approach. जैसे सर जी कह रहे थे, हमारा curriculum needs a lot of revamp again. Right. पहले curriculum 15-20 साल में एक बदलते थे, अब we need कि हर 4-5 साल में curriculum update हो, because आप देखेंगे चैट जीपीटी की 2 साल में 5 से 6 वर्टिकल्स आ गए, वर्जन आ गए, बट हमारे एआई सब्जेक्ट में अभी भी 2 साल पुराना ही सिखा रहे हैं। तो वी नीड वेरी क्विक चेंजेस इन करिकुलम एंड वी नीड मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन आवर सिस्टम, बिकॉज अभी भी एजुकेशन इज वेरी ब्यूरोक्रेटिक, लॉट ऑफ एजेंसीज, हमारे खुद के वी हैव टू डील विद 15 एजेंसीज। तो वी नीड की एजेंसी थोड़े कम हो ताकि मोर focus on academic rather than data mining. We are focusing on data maintaining rather than academic. And we need more cross-country collaboration research में. वो थोड़ी सी missing है because of some issues what or other. The grants are not coming to private sector, which is quite missing. And last, we need local support as well because industry, why US is doing so, Silicon Valley क्यों करते हैं? Because local industries are sponsoring the universities, which is missing in our country. So this is a few things. If that happens, Indian education is very good. मतलब आप सारे top industries में Indians ही होते हैं. Undoubtedly. But still we criticize that sector. So that is needs to change. और आपकी यूनिवर्सिटी जो है प्लेसमेंट में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज देती है? So we have a dual tier system. हमारे सेंट्रल टीम भी है प्लेसमेंट की, बट ऑटोनॉमी कैंपस को भी है. तो वी हैव ऑफिसेज इन दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, कैलकाटा एज वेल. तो वी वांट कि हमारे स्टूडेंट डिप्राइव ना रहे. हमारे कैंपस बंगाल, बिहार, झारखंड में होंगे, बट देयर एक्सपोजर शुड बी पैन इंडिया. सो वी फर्स्ट थिंग वी हैड कैंपस, हमारे प्लेसमेंट ऑफिसेज आर स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, सो जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज हो आवर स्टूडेंट्स आर वेल अवेयर. सेकेंडली हम लोग ने सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग स्टार्ट किया था फ्रॉम डे सेमेस्टर 1, ताकि दे आर मोर अवेयर, बिकॉज टेक्निकल स्किल इज वन थिंग बट हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, टीम वर्क, मतलब ये सब बेसिक चीज जो एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट में लगती है हम लोग ट्राई करते हैं. फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर सिखाए तो दे आर रेडी एंड वी मेक स्मॉल बाइट्स ऑफ द स्टूडेंट्स कि वो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बनाने के लिए फर्स्ट ईयर से अपना बाइट देते हैं, एक 5 मिनट का वीडियो एक्सप्लेनिंग अ टॉपिक, जो हम लोग लास्ट सेमेस्टर ले जाते हैं, एक सीडी बन के उनको दे देते हैं. तो दे ऑल्सो सी द प्रोग्रेस दे आर मेकिंग इन द लाइफ.
And we, not just placement, we try to encourage entrepreneurship and higher studies. So we are dedicated coaching centers हमारे campus में, ताकि students can go for opt for higher education like GATE coaching हो, NEET हो, MDS हो, whatever. And last में we do entrepreneurship. We have a platform Idometer जहाँ पे we do crowdfunding software, हम लोग ही fund करते हैं, ताकि students should be creating job rather than seeking jobs. So these are a few things that we do to enhance the placement. राइट डॉक्टर त्यागी, अगला सवाल आपसे है। हमने सुना है कि आपके विश्वविद्यालय में तकरीबन 85% बच्चों को प्लेसमेंट मिलती है। हाउ डू यू मैनेज टू डू सो? ओवरऑल 85% मिलता है, लेकिन जैसे होटल मैनेजमेंट में 100% है, वाह। एग्रीकल्चर में लगभग 90% है, क्योंकि जितनी भी इनपुट कंपनीज में हैं उनमें हमारे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स सब प्लेस हो जाते हैं। फैशन डिजाइनिंग का बहुत अच्छा है, और पैरामेडिकल साइंसेज के जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे नर्सिंग है, फार्मेसी है, MLT है, इन सब में भी बहुत अच्छा स्कोप है। तो हम शुरू से ही फर्स्ट सेमेस्टर से ही इस बात की चिंता करते हैं कि स्टूडेंट्स किस प्रकार प्लेस हों, और जो प्लेस ना होना चाहे वो अपना स्टार्टअप कैसे शुरू करें, इस पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं और हम उनको मेंटली प्रिपेयर करते हैं। और मेंटली प्रिपेयर करने की ज़रूरत इसलिए भी है कि हमने शुरू से लेके अभी तक पिछले 4-6 साल तक ऐसा होता आया था कि अभी भी आप किसी माँ बाप से बात करो तो वो यही चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छी नौकरी करे, बड़ी नौकरी करे, ज़्यादा पैकेज वाली नौकरी करे। लेकिन हमने ये कोशिश की है कि हम ये समझाएं स्टूडेंट्स को कि नौकरी लेने वाला नहीं बनना है, नौकरी देने वाला बनना है। तो हम प्लेसमेंट के साथ साथ उनके अपने काम पर भी ध्यान देते हैं। तो 85% तो हम ये कह सकते हैं कि वो प्लेस हो रहे हैं, लेकिन बाकी जो 15% बचे हैं वो अपना कोई ना कोई बिजनेस करते हैं, अपना कोई ना कोई स्टार्टअप करते हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। कि जब कभी किसी को उधर आने का अवसर मिले तो हम दिखाएंगे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और आपके स्टूडेंट्स जो है, मैंने सुना है कि पढ़ाई लिखाई के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी उतना ही भाग लेते हैं, और ये लेना भी चाहिए, क्योंकि जिंदगी एक आयामी नहीं है और केवल एक आयाम को लेकर चलना कि एजुकेशन, तो एजुकेशन एक आयाम है जिंदगी का, बाकी एजुकेशन के अलावा भी जिंदगी और भी है। अभी पहले सेशन में शायद कोई कह रहे थे, जो भाई साहब कह रहे थे फाउंडेशन, द्रौपदी फाउंडेशन वाले, कि आप भी 3-3.5 घंटे काम करते। तो हमारे शास्त्रों में यह है कि किसी को भी 4 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। तो 4 घंटे अपने रोजी रोटी के लिए काम करना, तो बाकी 20 घंटे क्या करना, तो बाकी 20 घंटे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करना। तो जो हमारे देश में नृत्य का विकास हुआ, हमारे देश में संगीत का विकास हुआ, हमारे देश में जितने भी ललित कलाओं का विकास हुआ, इस कारण हो पाया क्योंकि हमें अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए 4 घंटे से ज्यादा समय कभी नहीं देना पड़ता था। लेकिन आज 24 घंटे में से 14 घंटे देने पड़ते हैं काम के लिए, इसलिए बाकी कलाओं का विकास नहीं हो पाता है। तो और दूसरा, अगर देश में जो ये क्राइम बढ़ता है वो इसलिए बढ़ता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं होती हैं। तो ये जरूरी है और होनी भी चाहिए, इस पर इसलिए हम ध्यान देते हैं। जी राजेश जी, एक अब आखिरी सवाल आपसे मेरा है कि छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट के भविष्य के लिए, और अब जिस तरीके से आगे चीजें चल रही हैं, उसके भविष्य के लिए आपने क्या सोचा है? क्या कुछ ऐसी मांग है? देखिए, मेरा जो सपना है दिव्यांगों के लिए, अभी सबसे पहले उदयपुर के अंदर एक 24 स्टेट का टूर्नामेंट हो रहा है बच्चों का, जिसमें 360 बच्चे आएंगे। 360 बच्चों को संभालना फिजिकल को एक चैलेंज का काम है। हर आदमी को लगता है कि ये, मैं सबको बोलता हूँ, सब लोग निकलो अपने घर से बाहर, थोड़ा समय निकालो, आधा घंटा निकालो, 1 घंटा निकालो, मैच जरूर देखो दिव्यांगों का, वो कितनी मेहनत करते हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी हम, नेक्स्ट प्लान हमारा छत्तीसगढ़ के अंदर है नेशनल टूर्नामेंट का। तो धीरे धीरे हर स्टेट को मैं कवर कर रहा हूँ। अभी मैं कलकत्ता गया था, तो कलकत्ता में आपका डॉलर, मानवर, रूपा, रुचि,
ये सब बड़े ग्रुप से मिला हूँ, सब लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मैं उनको प्रपोजल भेज रहा हूँ CSR के। तो बच्चों के लिए जितने भी ट्रेनिंग सेंटर खुलेंगे, इनके लिए जितने दिव्यांग हैं, हर जगह राजस्थान में खुलेगा या छत्तीसगढ़ में खुलेगा या महाराष्ट्र में खुलेगा या कलकत्ता में खुलेगा, तो हम छत्तीसगढ़ क्या हर स्टेट को आगे लाने की कोशिश करेंगे। और बच्चे जितने ज्यादा से ज्यादा, हमारे बच्चों में इतनी कैपेसिटी है आप सोच नहीं सकते। अभी श्रीलंका का जो T20 मैच था, उसमें उसने 20 ओवर में एक टीम ने 317 रन मारे थे। बताइए आप, 317 रन हमारी टीम नहीं मार पाती है। उसने रिकॉर्ड था, एक लड़के ने शायद 26 बॉल में 122 रन मारे। तो ये जो मेहनत हम लोग देखते हैं ना ग्राउंड पे, तो मेरी सभी से एक रिक्वेस्ट है, जब भी आपके आसपास दिव्यांग का कोई भी टूर्नामेंट हो तो आप 5 से 10 मिनट जाके उन बच्चों का उत्साह बढ़ाएं। बस इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है। कॉर्पोरेट तो अपने आप जुड़ जाएंगे, मुझे मालूम है। सब अगर मेहनत करोगे तो कॉर्पोरेट सारे ही जुड़ेंगे। हिंदुस्तान का कौन सा कॉर्पोरेट मना करेगा? मेरी कोशिश यही रहेगी कि हर कॉर्पोरेट को कन्विंस करना मेरा काम है बस। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ पर अपना वक्त देने के लिए, और साथ ही जो मेरे को एंकर है उनके लिए भी बहुत तालियां होनी चाहिए कि वो ग्रेट हियर मिस्टर शेरगिल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।